हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूट केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। बट फर्स्ट हैव अ क्विक रिकैप। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। क्या होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स? द सेल्स विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन का यूज़ किया जाता है और स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं यूज़ करने के लिए। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे सेल्स। जितने भी सेल्स है वो क्या करते हैं, उनके पास केमिकल एनर्जी स्टोर होती है और उनको फिर हम यूज़ करते हैं टू गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, अब बात करें रिप्रेजेंटेशन की, तो इस तरीके से हम एक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं और सेल पोटेंशियल निकालने के लिए हमने ये सारे फॉर्मूलाज अप्लाई किए थे, यूज़ किए थे। फिर हमने कुछ रिलेशंस देखे थे बिटवीन सेल पोटेंशियल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, गिब्स एनर्जी एंड ऑल दिस। तो ये सारा का सारा हमारा अब तक क्वेश्चन कवर हम कर चुके हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस और उसके अंदर भी पहले देखते हैं कुछ टर्म्स। तो फर्स्ट इज व्हाट इज कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? दीज आर द सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम बोल सकते हैं विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, राइट। तो कंडक्टर्स को हम क्लासीफाई करते हैं इनटू टू टाइप्स, दैट इज मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। तो मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? ये वो कंडक्टर होते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन सभी के सभी कंडक्टर्स सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। देयर आर सम कंडक्टर्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ईदर इन मोल्टन स्टेट और वी कैन से इन एक्वस फॉर्म। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट आर द सब्सटेंसेस और वी कैन से सॉल्यूशंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ईदर मोल्टन स्टेट और इन एक्वस स्टेट। या तो हम बोलेंगे कि वाटर में मिक्स करने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, या फिर उनको आप मेल्ट कर देंगे हाई टेम्परेचर पे, तब जाकर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयंस जो प्रोड्यूस होते हैं उनको मूवमेंट करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब सॉलिड स्टेट में है तो उस टाइम क्या है, उनके पास कोई मीडियम नहीं है और मीडियम ना होने की वजह से वहाँ पर आयंस मूव ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल हम बात कर सकते हैं NaCl, जो हमारा कॉमन नमक बोलते हैं, टेबल सॉल्ट है, NaCl है। वहाँ पर क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। तो क्रिस्टल होते हैं NaCl के, आप सॉलिड स्टेट चैप्टर कर भी चुके हैं, उसके अंदर हमने पढ़ा है कि NaCl जो है वो FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में एग्जिस्ट करता है क्रिस्टल फॉर्म में, राइट। लेकिन अगर हम इसको वाटर के अंदर डिजोल्व कर देंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। किसके अंदर ब्रेक होगा? ये ब्रेक होगा Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, अब ये आयंस प्रोड्यूस हो गए हैं। दिस इज योर कैटायन एंड दिस वन इज योर एनायन। अब आयन प्रोड्यूस होने के बाद पहले तो क्या था, क्रिस्टल के अंदर सारे के सारे टाइटली पैक्ड थे, सॉलिड स्टेट के अंदर था। लेकिन जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में आयंस प्रोड्यूस हो गए तो ये अब दूर दूर हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे और अब ये मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। और मूवमेंट ऑफ आयंस इज द कॉज ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब आयंस मूव करेंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की होती है सॉल्यूशन के अंदर, राइट। तो हम बोल सकते हैं मेटेलिक कंडक्टर के अंदर एग्जांपल क्या होंगे? जितने भी मेटल्स है वो सारे मेटेलिक कंडक्टर के अंदर आते हैं। वाई? क्योंकि मेटल्स जो होते हैं दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। उनकी आयनाइजेशन एनर्जी है मेटल्स की, वो बहुत ही लो होती है। तो मतलब क्या हुआ, वो अपना जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है बहुत ईजिली लूज कर देंगे। और जब इलेक्ट्रॉन ने छोड़ दिया, मेटल ने लूज कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन की जब मूवमेंट होगी उसी से तो कंडक्ट, हम बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो कंडक्टेंस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ पर कंडक्टेंस किसकी वजह से होती है? ड्यू टू फ्री आयंस। अभी भी मैंने आपको एग्जांपल दिए, जैसे NaCl के अंदर Na पॉजिटिव, ये क्या बन गया है? ये आयन बन गया है, मोर स्पेसिफिकली ये कैटायन बन गया है। तो आयंस की बनने के बाद यहाँ पर कंडक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस की वजह से कंडक्टेंस है, यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टेंस है। ओके, तो यहाँ पर एक और बात, मेटेलिक कंडक्टर है, यहाँ पर मेटल की कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता। मान लीजिए आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक वायर है और उसको आपने डायरेक्टली क्या किया, एक लोहे की रोड पे टच कर दिया। अब वहाँ पर अगर स्विच ऑन है और अगर आपने एक्सीडेंटली उस लोहे के रोड को टच किया तो आपको क्या करंट लगेगा? क्यों? अब वहाँ पर क्या उस रोड की कंपोजिशन चेंज हुई है? वो पहले भी आयरन था, पहले भी Fe था और बाद में भी Fe ही है। तो उसकी कंपोजिशन में कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन फिर भी वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें किसी NaCl के सॉलिड सॉल्ट की, ठीक है, सॉलिड सॉल्ट है, उसके अंदर आपने वही इलेक्ट्रिक वायर डाल दिया,
और फिर आप उस सॉल्ट को टच करेंगे तो क्या आपको करंट लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन आपने वो उसी सॉल्ट को वाटर के अंदर डिजोल्व किया और उसके बाद फिर आपने उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक वायर डाल रहे हैं, पूरा सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं पूरा स्विच से जॉइन वगैरह करके, उसके बाद अगर आपने उस सॉल्यूशन के अंदर अपना हाथ डिप कर दिया तो आपको करंट लगेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर आयंस जो है उनको मीडियम मिल गया है फ्लो करने के लिए। तो यहाँ पर मूवमेंट इज ड्यू टू फ्री आयंस, और NaCl था वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही Na पॉजिटिव बना, जैसे ही Cl नेगेटिव बना, अभी आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। तो यहाँ से NaCl को Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ा? डिकम्पोज होना पड़ा। सो इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर केमिकल डिकम्पोजिशन। पहले जो सॉल्ट है या फिर एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, वो पहले वो टूटेगा और टूटने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दीज कंडक्टेंस। देखिए, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो आप क्या सोचते हैं क्या होगा? कंडक्टेंस बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कंडक्टर की बात कर रहे हैं। मान लीजिए हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की। अब जैसे ही आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो अब क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो रिएक्शन है डिसोसिएशन वाली, ये फर्दर हम बोलेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ पर डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ आयंस जो है वो भी बढ़ जाएंगे। दूसरा हम बोल सकते हैं आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से भी कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो वी कैन से कंडक्टेंस इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ इसकी कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। वाई? ड्यू टू इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ आयंस, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें मेटेलिक कंडक्टर की, ठीक है, सोडियम की बात करते हैं दोबारा से। पहले हम बात करेंगे सोडियम एटम की। तो सोडियम के अंदर क्या होते हैं? टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये मैंने बना दिया सोडियम एटम। मान लीजिए यहाँ पर इस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 and 2, देन इसमें 8 है और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो अभी न्यूट्रल एटम है, दिस इज एटम नॉट आयन। अब अगर इसने अपना ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर दिया? लूज कर दिया, तो अब जो बचा वो बचेगा सोडियम आयन, यानी कि Na पॉजिटिव बचा। और ये जो सोडियम आयन बचा है इसके अंदर क्या है? ये बाहर वाली जो शेल का इलेक्ट्रॉन है ये इसने लूज कर दिया। मान लीजिए यहीं पे रोटी है, लेकिन जो अंदर का जो बच गया Na पॉजिटिव का मतलब क्या है? यहाँ पर Na पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ पर फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, और बाहर यहाँ पर वो 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि अभी इसका पार्ट नहीं है, फिर हम बोल सकते हैं बहुत ही लूजली बाउंड है। तो ये जो इस लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को अगर हम पूरे एटम से हटा दें तो जो बच गई कैटायनिक स्पीशीज, इसको लिए एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज कर्नल। KERNEL, कर्नल बोलते हैं। तो कर्नल क्या है? जब आप किसी भी मेटल एटम है इसमें से जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको छोड़ के जो बाकी का एटम बच गया उसको कंसिडर करें, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? कर्नल बोल देते हैं। तो अब इस कर्नल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। और सोडियम का आइटम है तो प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर? प्रोटॉन तो 11 ही है, मीन्स 11 पॉजिटिव चार्ज है और 10 नेगेटिव चार्ज। तो बताइए टोटल इस पे चार्ज कैसा हो जाएगा? 1 पॉजिटिव, 11 माइनस 10, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, राइट, 1 पॉजिटिव। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? कर्नल बोल देते हैं। ओके, हम देख रहे थे अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंडक्टेंस। अब क्या हुआ? जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वहाँ पे क्या कर हुआ? ये जो कर्नल्स है, इतना बड़ा सा एटम है, इलेक्ट्रॉन को मूव करना है, लेकिन यहाँ पर क्या इतना बड़ा सा जो एटम है ये भी वाइब्रेट करना स्टार्ट होगा। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वाइब्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इनकी भी तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और इनकी एनर्जी इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन मूव करना चाह रहा था फटाफट से, अब यहाँ पर ही कर्नल वाइब्रेट करेंगे, और इनके वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा? इनको हिंड्रेंस होगी। मीन्स अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है मान लीजिए इस जगह से, अब ये कर्नल पहले तो स्टेशनरी था तो ईजिली जा रहा था सीधा सीधा, अब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो अब क्या होने लगा? वाइब्रेट होने लगा बहुत फास्ट फास्ट, इस तरीके से बहुत जल्दी जल्दी इसे वाइब्रेट कर रहा है। अब वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा? यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को जाने में प्रॉब्लम होगी ना, ये तो कंफ्यूज रहेगा मैं इस साइड से निकलूं या इस साइड से निकलूं, क्योंकि कर्नल वाइब्रेट कर रहा है।
इसी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो धीरे हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड स्लो हो गई तो फिर कंडक्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, कंडक्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। और ऐसा क्यों, ड्यू टू वाइब्रेटिंग कर्नल्स विच हिंडर्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको कर्नल समझ में आ गया, जब किसी भी एटम में से वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, तो बाकी का जो पार्ट बच गया जिसके ऊपर की पॉजिटिव चार्ज है उसे हम कर्नल बोलते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो कर्नल है ये भी वाइब्रेट करने लगेगा, और इस कर्नल की वाइब्रेशन से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था उसे कंफ्यूजन हो जाएगी, उसका जो पाथ है वो रुक जाएगा, हिंडर हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा कर्नल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, और इसके वाइब्रेशन से इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है वो धीरे हो जाएगी, और इसी वजह से क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस विल डिक्रीज। ओके, तो ये हो गया मेन डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में से बेटर कौन सा होगा, तो आंसर इज मेटेलिक कंडक्टर। वाई, पहली चीज सॉलिड स्टेट में होते हैं, इजी टू हैंडल है, लिक्विड सॉल्यूशंस को थोड़ा सा हमें हैंडल विद केयर करना पड़ेगा ना। दूसरा क्या है, यहाँ पर कंडक्टेंस किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। तो इलेक्ट्रॉन तो काफी लाइट पार्टिकल होता है, कितना मास होता है इसका 9.1 इंटू 10⁻⁻31, राइट। तो इतना लाइट मास का पार्टिकल है तो बहुत जल्दी मूव करेगा और बहुत जल्दी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करेगा। लेकिन यहाँ पर फ्री आयंस जो है, फॉर एग्जांपल हम इसी की बात करें तो Na पॉजिटिव तो काफ़ी भारी हो गया एज कम्पेयर टू 1 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 11 प्रोटॉन है, फिर न्यूट्रॉन भी है, इतना हैवी पार्टिकल बन चुका है ये Na पॉजिटिव आयन, तो इसकी मूवमेंट के अंदर तो बहुत टाइम लगेगा ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स आर बेटर देन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। वाई, बिकॉज इलेक्ट्रॉन बीइंग लाइटर आर मोर एफिशिएंट चार्ज कैरियर देन दैट ऑफ आयंस। तो मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होंगे, बेटर हो गए, किससे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर से। चलिए डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक या मेटेलिक कंडक्टेंस। सो जो इलेक्ट्रॉनिक या फिर हम बोलेंगे मेटेलिक कंडक्टर्स हैं उन्हीं को हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी बोल देते हैं, क्योंकि कंडक्शन इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किस किस के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करता है नेचर या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। अगर आप बात करें ग्रुप 1 मेटल्स की, तो उनके पास जो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी लो होती है, तो ऑब्वियसली एल्कली मेटल की कंडक्टेंस हायर होगी एज कम्पेयर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल, राइट। उसके बाद हम बात करें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, इस पर भी डिपेंड करेगा। जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जितने ज़्यादा होंगे तो आप ये समझ सकते हैं कंडक्टेंस जो है उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन डिपेंड करेगा किसके ऊपर, आयनाइजेशन एनर्जी पर भी। देन नेक्स्ट इज टेम्परेचर। मैंने अभी अभी आपको बताया टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि यहाँ पर कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, बट ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर यहाँ पर क्या हो गया, कर्नल की वाइब्रेशन इंक्रीज हो गई और उससे क्या हो जाएगा, हिंड्रेंस क्रिएट हो जाती है और इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है। अगर हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, अब हम बात कर रहे हैं सेकंड कैटेगरी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की। तो उसके अंदर क्या है कि वहाँ पर कंडक्टेंस कैसे इफेक्ट होती है। फर्स्ट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि आपका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या क्या आते हैं, एसिड्स आते हैं, बेस होते हैं और सॉल्ट्स होते हैं। तो अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या है, ऑलरेडी डिसोसिएटेड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मान लीजिए हम HCl की बात कर लें, वो पहले से ही डिसोसिएटेड है, तो पहले से ही क्या प्रोड्यूस कर रखे हैं उसने, HCl है, डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। और 100% डिसोसिएशन है इसका, तो मीडियम के अंदर ऑलरेडी H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस बने हुए हैं और इसीलिए यहाँ पर कंडक्टेंस हाई होगी। लेकिन अगर आप कंपेयर करें एसिटिक एसिड, क्या फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का, CH3COOH। तो यहाँ ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसका जो डिसोसिएशन है वो लो है। तो लो डिसोसिएशन की वजह से जो एसिटेट आयन या फिर H आयन प्रोड्यूस होंगे वो कम होंगे, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मान लीजिए आपने 100 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के डाले, तो उसके अंदर से क्या होगा, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल हैं वही टूटे, किसके अंदर, एसिटेट आयन के अंदर और H आयन के अंदर। तो अब क्या हो गए, कंडक्शन इसकी वजह से थोड़ी हो रहा था, कंडक्शन किसकी वजह से हो रहा था, इन आयंस की वजह से हो रहा था, न्यूट्रल मॉलिक्यूल की वजह से नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे जो आयंस प्रोड्यूस हुए हैं सिर्फ 2 ही हुए। आपने 100 मॉलिक्यूल से स्टार्ट की थी रिएक्शन, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कम डिसोसिएट हुआ, तो सिर्फ 2 ही
हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर आयंस प्रोड्यूस हुए, तो कंडक्शन भी लो होगा। तो डिपेंड कर रहा है ना नेचर के ऊपर। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंडक्टेंस हाई है, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कंडक्टेंस लो है। नेक्स्ट इज साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्यूशन। अब साइज के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, अगर साइज बड़ा हो गया किसी भी आयन का तो क्या होगा, उसको मूवमेंट करने में परेशानी होगी। आपको पता है हैवी पार्टिकल्स है, उनकी स्पीड तो धीरे हो ही जाएगी ना, इतना भारी भरकम अगर आयन है तो उसको मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होगी, हिंड्रेंस होगी। ठीक है, जितना बड़ा साइज होगा किसी भी आयन का तो उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उसको मूवमेंट करने में, तो इसीलिए उसकी जो कंडक्टेंस है वो भी कम हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं इनके बीच में कैसा रिलेशन आ गया, इनवर्स का। सो कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयंस। और हम बोल सकते हैं एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन। ये एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन इसका क्या मतलब है, देखिए ये मैंने फर्स्ट ग्रुप के ही मेटल आयंस लिए हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम। ठीक है, तो हमें पता है जब हम जाते हैं ऊपर से नीचे तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, तो हम बोल सकते हैं साइज भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे फ्री आयंस है तो सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा, पोटेशियम का। तो इस साइड जैसे ही हम जा रहे हैं तो साइज इंक्रीजेस, और अगर साइज इंक्रीज हो जाएगा तो कंडक्टेंस और साइज में क्या है, इनवर्स का रिलेशन। कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जितना बड़ा साइज कंडक्टेंस उतनी ही कम। लेकिन हाइड्रेटेड आयन में ये केस बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। ऐसा क्यों, यहाँ पर देखिए आपको क्या लग रहा था, लिथियम सबसे छोटा है, तो लिथियम छोटा है तो क्या हो जाएगा, फटाफट मूव करेगा, और अगर फास्ट मूव करेगा तो उसकी कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगी। पर ऐसा हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है। और हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या है, हाइड्रेटेड आयंस का मतलब क्या है कि हम इनको जब वाटर मॉलिक्यूल के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो इसके चारों ओर क्या होंगे, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, अटैच हो गए, इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए। अब क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब जब इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ने लिथियम को सराउंड कर लिया तो क्या हो गया, लिथियम का साइज तो बढ़ गया ना। देखिए अब पहले लिथियम आयन छोटा सा था इस केस में, अगर ये फ्री आयन होता तो, लेकिन हाइड्रेटेड फॉर्म में लिथियम इज सराउंडेड बाय मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स, और वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से लिथियम का साइज इंक्रीज हो गया है। और जब लिथियम का साइज इंक्रीज हो गया तो अब इसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली डिक्रीज, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इस केस में थोड़ा सा अपोजिट सिर्फ इतना है कि ड्यू टू हाइड्रेशन यहाँ पर लिथियम का साइज सोडियम और पोटेशियम के हाइड्रेटेड आयन के साइज से बड़े हो गए। क्यों बड़े हो गए, क्योंकि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी सोडियम और पोटेशियम दोनों से ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड रहे, और इसीलिए यहाँ पर लिथियम का साइज बढ़ गया। और साइज बढ़ने की वजह से कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो साइज अगर आप बात करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, इस साइड आने पर साइज डिक्रीज हो रहा है, और अगर साइज डिक्रीज होगा तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड कर रहा है, अगर हम बात करें हमारा पोलर सॉल्वेंट की, जो पोलर सॉल्वेंट है उसके अंदर कंडक्टेंस ज़्यादा होती है और नॉन पोलर सॉल्वेंट में कंडक्टेंस कम होती है। मतलब अगर हम पूछ लिया जाए आपसे, बताइए तो बेंजीन का सॉल्यूशन है और एक वाटर है, तो किसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली वाटर की। क्यों, क्योंकि वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है ना। लेकिन अगर हम बात करें बेंजीन की, तो बेंजीन क्या है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और ज़्यादा एक्यूरेटली क्या बोले, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, C6H6 बेंजीन की बात कर रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और अगर हम बात करें वाटर की, देन इट इज पोलर सॉल्वेंट, और इसीलिए इसकी कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी से क्या, विस्कोसिटी क्या होता है, हम बोल सकते हैं जो लिक्विड स्टेट में फ्रिक्शनल फोर्स है उसी को हम विस्कोसिटी बोलते हैं, या फिर हम बोलेंगे अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ लिक्विड टू द फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो अब एक्चुअल में करना क्या है, आयन को मूव करना है ना, मूवमेंट ऑफ आयन की वजह से तो कंडक्टेंस होगी, और हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की। तो वही इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर आयंस को मूव करना है। अब आयंस जब मूव कर रहे हैं तो क्या हो गया, वहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसी को हम बोल रहे हैं विस्कोसिटी। अब आयंस ऐसे मूव कर रहे हैं और वहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है विस्कस फोर्स, यानी विस्कोसिटी। तो जितना ज़्यादा विस्कस फोर्स लगेगा, जितना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, आयंस को मूव करने में उतनी ही ज़्यादा परेशानी होगी, हिंड्रेंस होगी।
और जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आयंस को होगी तो वो उनकी स्पीड भी तो कम हो जाएगी, और अगर उनकी स्पीड कम हो गई तो कंडक्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कंडक्टेंस ज़्यादा कब होगी, जब विस्कोसिटी कम होगी, और अगर विस्कोसिटी आपने बढ़ा दी सॉल्यूशन की तो उसकी कंडक्टेंस डिक्रीज। इसका मतलब कंडक्टेंस और विस्कोसिटी के अंदर इन्वर्स का रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। हमें पता है अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है उसका अब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वहाँ पर क्या होगा, डिसोसिएशन बढ़ जाता है, तो आयन ज़्यादा अच्छे से डिसोसिएट होंगे तो वहाँ पर कंडक्शन भी ज़्यादा होगा। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।